का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9 और स्वागत है आपका मनी सेंट्रल के खास एपिसोड में। खास एपिसोड इसलिए क्योंकि आर्थिक समीक्षा आ चुकी है, बजट अब कुछ ही घंटे दूर है। आर्थिक समीक्षा कैसी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है बजट की, आज ये समझना बहुत जरूरी है। समीक्षा में क्या कुछ नया जानने को मिला, क्या कुछ नया समझने को मिला। एक चीज जो मुझे महसूस हुई आर्थिक समीक्षा के सारे हाइलाइट्स पढ़ते हुए, वो ये महसूस जरूर हुई कि अगर आपने पूरे साल मनी सेंट्रल देखा है, अगर आपने पूरे साल हमारा ये कार्यक्रम देखा है, तो यकीन मानिए आर्थिक समीक्षा की बहुत सारी बातें आपको ऐसा लगेगा कि अरे हाँ, ये तो पता था, ये तो बताया था, ये तो सुना था, ये तो देखा था। चाहे खाद्य महंगाई हो, एमएसएमई के पेमेंट की दिक्कत हो, चाहे निजी निवेश की बात हो, तमाम चीजें आपको इकोनॉमिकम में या मनी सेंट्रल में बताई गई। और आज वैसा ही कुछ चेहरा देखने को मिला आर्थिक समीक्षा का। आर्थिक समीक्षा को और ध्यान से गुनेंगे, बुनेंगे, टटोलेंगे, बटोरेंगे और आपको बताएंगे उसका निचोड़ की आर्थिक समीक्षा में निकला क्या। लेकिन खबरें कुछ और भी हैं। खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी बड़ी खबरों को हमने शामिल किया है इस शो में। पहला, मॉनसून का ट्रैकर। हर रोज की तरह क्या अब बदलेगा मॉनसून का मिजाज, ये जानने की कोशिश करेंगे। लानीना एक्टिव हो गया है, कहीं कहीं बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, क्या कुछ होगा ये जानेंगे। कर्नाटक सरकार के 2 और नए प्रस्तावों पर हुआ बवाल। एक, पहले वो नौकरी में आरक्षण की बात थी, वो जैसे तैसे टली, तो अब 2 प्रस्ताव और सरकार की तरफ से आए। वो प्रस्ताव उठे कहां से दरअसल, ये जानना जरूरी है। उन पर भी बवाल मच गया। क्या बता रहे हैं कंपनियों के तिमाही नतीजे, अब तक जो नतीजे आए कंपनियों के, वो क्या बता रहे हैं ये समझेंगे। इसके बाद बजट ब्रेकिंग, बजट पे बड़ी खबरों का दौर शुरू होगा। पहला सवाल, निजी निवेश पर क्या बोलती है आर्थिक समीक्षा। गठबंधन सरकार की रोशनी में सर्वे में क्या तथ्य आए सामने, और बचत को बचाने के लिए सरकार क्या करेगी। ये तमाम बड़ी खबरें आज शो का हिस्सा हैं। एक और खबर जो जोड़ी गई है इस शो में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरकार ने यह कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, क्या वजह बताई, क्या इसके राजनीतिक मायने होंगे, क्या इसके आर्थिक मायने होंगे, ये सब कुछ हम समझेंगे आज दिन की एक और बड़ी खबर में। शुरुआत मॉनसून के साथ। मॉनसून की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। देश भर में औसत के मुकाबले अब तक केवल 1% कम बरसात हुई है, मतलब ऑलमोस्ट जितनी बरसात होनी चाहिए थी उतनी हुई है। कहाँ हुई है, ये बड़ी पेचीदा चीज़ है। अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां 14 से 50% तक का डेफिसिट है, यानी कि बारिश कम हुई है सामान्य के मुकाबले। इनमें हरियाणा, पंजाब, झारखंड, हिमाचल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ प्रमुख हैं। हरियाणा में 40% कम बारिश हुई है, पंजाब में तो 43%, हिमाचल में 41%, झारखंड में 50%, उड़ीसा में 17% और छत्तीसगढ़ में 14% कम बरसात हुई है। इधर खरीफ फसलों की, क्योंकि बुआई भी मानसून के साथ साथ चलती है, वहां से भी आंकड़े सामने आए। खरीफ फसलों की खेती का रकबा बढ़कर 704 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। कुल खेती के रकबे में दलहन और तिलहन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा दिखने को मिल रही है। सर, मॉनसून का मिजाज अब बदलेगा क्या। ऑलमोस्ट आधा मॉनसून, अब 1 हफ्ते की दूरी है, आधा मॉनसून गुजर चुका, अब मिजाज में कोई बदलाव। जैसा हम बराबर बता रहे हैं मनी सेंट्रल में मानसून की समीक्षा में कि अगर आप भारत पूरे देश के स्तर पर देखें तो मानसून सामान्य दिख रहा है, 1% का डेफिसिट है। हालांकि जुलाई में जो भी डेफिसिट होता है वो हमेशा मानसून के लिए चिंताजनक होता है, क्योंकि जुलाई में मानसून की बारिश सामान्य से ज़्यादा या सामान्य के आसपास होनी चाहिए। 9 जुलाई के बाद से मानसून लगातार डेफिसिट में है। अगर आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखें केवल 1% का डेफिसिट रह गया, पर जो राज्यवार वितरण है वो खरीफ की फसल के लिए चिंता पैदा कर रहा है। और जिन राज्यों के नाम शुभ ने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, इन राज्यों में खरीफ की फसल को लेकर चिंता जायज है। और अब मानसून में रिवाइवल की संभावना नहीं है, क्योंकि देश के एक हिस्से में ला निना सक्रिय हो गया है, जहां पर भारी बारिश होती है, जो कि एल नीनो की बिल्कुल विपरीत मौसमी परिस्थिति है। और उसके लिए हैवी रेन के अलर्ट बराबर मौसम विभाग की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। तो जिन जगहों पर बुआई हो चुकी है वहाँ अगर बहुत तेज बारिश होती है और बाढ़ का खतरा दिखाई देता है तो फसल के लिए चुनौती होगी। दूसरी बात यह कि वैसे खरीफ की बुआई पिछले साल की तुलना में बेहतर है, पर लेकिन 2 ऐसे हिस्से
ऐसे हैं जहां चिंता दिख रही है। एक तो मोटे अनाजों की बुवाई पिछले साल से पिछड़ी हुई है और दूसरी जूट और मेस्टा की बुवाई पिछले साल से पिछड़ी हुई है। लेकिन दलहन का रकबा पिछले साल से बेहतर है। पैडी यानी धान की बुआई भी अभी तक बेहतर है। फिर भी मानसून का जो स्वभाव है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि भारत में अनाज उत्पादन में, खरीफ अनाज उत्पादन के अंतिम आंकड़ों के लिए, अनुमानों के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। रोजगार में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने पर विवादों में घिरी कर्नाटक सरकार के अब 2 और फैसले बवाल मचा रहे हैं। राज्य सरकार ने आईटी कर्मचारियों के लिए रोजाना 14 घंटे काम करने और मूवी टिकट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन फीस पर 2% सेस लगाने का प्रस्ताव रखा है। कर्मचारी यूनियन कीटू ने इस फैसले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस बदलाव से कर्मचारियों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सर, ये मांग दरअसल उठी कहां से? सरकार के दिमाग में क्या अपने आप आ गया बैठे बैठे कि 14 घंटे काम कराएं? इस मांग का जो जिस तरह से विरोध हुआ है वहां पर, उसके बाद ये सरकार की तरफ से संकेत दिए गए कि उद्योग ने यह मांग की थी कि आईटी इंडस्ट्री में काम के घंटों को 14 कर दिया जाए, क्योंकि काम रोजगार की संभावनाएं सीमित हैं और ऑर्डर्स हैं। उसको लेकर सरकार अपनी तरफ से इस पर कोई बदलाव नहीं करने जा रही थी, सरकार की तरफ से कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ नैस्कॉम ने यह बात कही कि वो इस तरीके की किसी भी कोशिश का विरोध करती है और उद्योग ने अगर सरकार को कोई प्रपोजल भेजा है तो नैस्कॉम को उसकी जानकारी नहीं है। अब इसलिए पूरा प्रस्ताव जिस पर कर्नाटक में विरोध हुआ कर्मचारियों की तरफ से, एक उलझन में फंस गया है। सरकार अपनी तरफ से काम के घंटे बढ़ाने की पहल करेगी, बात थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगती है। राजनीतिक रूप से सरकारें ऐसा करने से पहले कई बार सोचेंगी। उद्योग की तरफ से कहां से मांग की गई, इसको अभी पता चलाना मुश्किल है, पर जैसी खबरें आ रही हैं उस हिसाब से माना जा रहा है कि कुछ आईटी एसोसिएशंस ने कहा था सरकार से कि जो कानून है वहाँ राज्य में, जिसको कि कर्नाटक शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहते हैं, 2024 का बिल, उसमें बदलाव किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपनियों के तिमाही नतीजों की पड़ताल करते हैं। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही के लिए अब तक आए कंपनियों के वित्तीय नतीजों से ये पता चला कि कंपनियों के रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ी, रेवेन्यू में डबल डिजिट की ग्रोथ हुई, लेकिन नेट प्रॉफिट ग्रोथ घटकर सिंगल डिजिट में आ गई। 230 कंपनियों के अब तक नतीजे आ गए, जिसके आधार पर यह पता चला कि रेवेन्यू की ग्रोथ 10% से ज़्यादा है, जबकि नेट प्रॉफिट की ग्रोथ सालाना आधार पर 3% रही है। सर, क्या बता रहा है ये आंकड़ा? बैंकों को अलग कर दिया जाए तो कंपनियों के मुनाफों में कमी आ रही है और ये दिख रहा है कि कंपनियों के मार्जिन्स पर दबाव बना हुआ है। रेवेन्यू की ग्रोथ ये बता रही है कि कारोबार में बढ़ोतरी है, पर नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे नतीजों की उम्मीद की जा रही थी प्रॉफिट की दृष्टि से, खासतौर से जो अभी ताजे नतीजे आए हैं और बैंकिंग कंपनियों को निकालकर। इन नतीजों के बाद आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में मांग को लेकर और कंपनियों के मुनाफों को लेकर नए सिरे से चर्चा शुरू होगी और इसका असर हमें स्टॉक मार्केट पर भी दिखाई देगा। अब निगाहें बैंकों के नतीजों पर रहेंगी कि वो किस तरीके का परफॉर्मेंस लेकर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्थिक समीक्षा बजट से जुड़ी खबरों की तरफ। मंगलवार को बजट पेश होने से पहले आज सरकार ने संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की। आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि सरकार को शॉर्ट से मीडियम टर्म में एमएसएमई सेक्टर की रुकावटें दूर करनी होंगी। समीक्षा में यह भी कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग में चीन की चुनौती से कुशलता से निपटना होगा। साथ में कॉरपोरेट बॉन्ड के बाजार को और गहन बनाने की ज़रूरत है। समीक्षा में सुझाव दिए गए हैं कि देश में निजी निवेश को बढ़ाने के साथ एमएसएमई की ग्रोथ और विस्तार को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। साथ में ये सुझाव भी है कि देश की ग्रोथ के लिए राज्यों की क्षमता पर फोकस किया जाना चाहिए। आर्थिक समीक्षा ने महंगाई पर, खास तौर पर खाद्य महंगाई को चुनौती बताया है। सर, पहला सवाल निजी निवेश को लेकर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, जैसा मैंने उल्लेख किया कि चाहे मनी सेंट्रल हो, इकोनॉमिक हो, निजी निवेश को लेकर हमने कई बार बात की है। सरकार की सबसे बड़ी उलझन क्या है यहाँ निजी निवेश को लेकर? सर्वे क्या बताता है? कि आर्थिक समीक्षा हमेशा एक किस्म का सैद्धांतिक या दार्शनिक दस्तावेज होता है जो सरकार को पिछले साल के कामकाज की समीक्षा करके बताता है और उम्मीदें की जाती है कि ये चूंकि सरकार के में बजट और आर्थिक समीक्षा एक ही टकसाल से बने हुए उत्पाद हैं, एक हाथ आर्थिक समीक्षा बनाता है और दूसरा हाथ बजट बनाता है, तो आर्थिक समीक्षा की बात बजट सुनता होगा ये माना जाता है और इसलिए
पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि बजट में कुछ आर्थिक समीक्षा में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनका प्रतिफलन हमें बजट में दिखाई देता है। अगर वो ना भी हो, हालांकि दोनों अलग अलग दस्तावेज होते हैं और पिछले 10 सालों में समीक्षा ने कुछ कहा है, बजट ने कुछ और किया है। तो इसलिए बजट के संदर्भ में जो चर्चा है उसमें हम आगे करेंगे जो चर्चाएं चल रही। पर समीक्षा ने कई महत्वपूर्ण मामलों में पिछले साल की के पिछले 10 साल के 7-8 साल के कामकाज की समीक्षा की है। और ख़ासतौर पर ये गठबंधन सरकार, लंबे समय बाद गठबंधन सरकार की पहली आर्थिक समीक्षा है। और 10 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गंभीर चुनौतियां आई हैं, घुमा फिराकर थोड़ा चाशनी लपेटकर समीक्षा ने उन्हें स्वीकार किया है, उन्हें रेखांकित किया है। और उसमें समीक्षा ने शुरुआत में ही उस दुखती रग पर उंगली रखी है जो शायद सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती पिछले 10 साल में बनी है। समीक्षा ने 2 टूक के कहा है कि नौकरियां केवल प्राइवेट सेक्टर से आएंगी। ये लाइन है समीक्षा की कि यह ध्यान रखना जरूरी है कि जॉब क्रिएशन केवल प्राइवेट सेक्टर से होता है। और पिछले सालों में भारत में निजी निवेश में बढ़ोतरी नहीं हुई है। समीक्षा ने आंकड़ा भी दिया है कि निजी निवेश में बढ़ोतरी जो अधिकांश की गई है वो ज़मीनें खरीदने, बिल्डिंग बनाने में की गई है, जबकि रोजगार देने के लिए के मामले में कंपनियां आगे नहीं आई हैं। रियायतों के बावजूद, इस बात का उल्लेख किया गया कि रियायतों के बावजूद कंपनियों ने निवेश नहीं किया है। समीक्षा ने हिम्मत दिखाते हुए यह भी कहा है कि अगर आप कंपनियों के प्रॉफिट्स देखें तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। हमने एक इकोनॉमिका में आपको बताया था कि भारत में कंपनियों के निफ्टी 500 कंपनियों के मुनाफे जीडीपी की तुलना में 15 साल की ऊंचाई पर हैं। इसका उल्लेख भी समीक्षा ने इस बात में किया है और एक कहा है कि निजी कंपनियों को निवेश के लिए तैयार करना होगा। वो तैयार नहीं हो रही हैं। गुत्थी यही है कि उन्हें मांग नहीं दिख रही है बाजार में। अभी हमने आपको कंपनियों के ताजे नतीजे दिखाए जो बता रहे हैं कि उनके मुनाफों में कमी आ रही है। अगला सवाल सर जो है वो है, सरकार अब इसके लिए करेगी क्या? निजी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार जो कुछ कर सकती थी मुझे लगता है कर चुकी। बल्कि पिछले बजट में आपको याद होगा कि वित्त मंत्री एक तरीके से थोड़ी चिढ़ती दिखी कि यार और क्या कर दें, सब कुछ तो कर दिया। क्या अब भी कुछ बचा है? सुझाव नहीं देती है समीक्षा। समीक्षा सिर्फ ये कहती है कि कंपनियों के निवेश के बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसके बिना रोजगार नहीं लाए जा सकते। और इस पर विश्लेषण और आंकड़े भी उपलब्ध हैं जिन्हें हम कभी विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि निजी कंपनियों को जो कि ह्यूज रिजर्व पर बैठी हैं, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स पर बैठी हुई हैं, उन्हें निवेश करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए। वो रियायतों से ज़्यादा बाजार में मांग रही हैं। तो वित्त मंत्री को पहिया कहीं दूसरी तरफ से शुरू करना पड़ेगा। उन्हें लोगों के हाथ में पैसा रखना पड़ेगा, लोगों की खपत बढ़ानी होगी, तब बाजार में मांग निकल कर आएगी। तो इसका कोई सीधा समाधान नहीं है और इसीलिए शायद वित्त मंत्री अपने बजट में परोक्ष रूप से भले ही कुछ कहें, प्रत्यक्ष रूप से इस मामले में शायद कुछ कर पाएंगी, इसकी उम्मीद कम है। लेकिन एक वास्तविकता स्वीकार कर ली है सरकार ने 10 साल के कामकाज के बाद कि जिस कॉर्पोरेट सेक्टर को सबसे ज्यादा रियायतें दी गई उसने रोजगार सृजन करने में सबसे कमजोर योगदान किया है। सर, क्या आपको सर्वे पढ़कर ऐसा लगा बिटवीन द लाइंस की सरकार को वाकई बेरोजगारी की तपिश महसूस हुई कई जगह? और देखिए, लाख आप कहें, लेकिन जो अर्थव्यवस्था की वास्तविकताएं होती हैं ना, फैक्ट्स होते हैं, वो कहीं छिपते नहीं हैं। तो जो जेम्स कार्वाइल कहते थे, इट्स इकोनॉमी स्टूपिड। हम अपने विश्लेषणों में भी आपको बताते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 300 पार की जो उम्मीदें थी उनको सबसे ज़्यादा बेरोजगारी ने धूमिल किया। और इसलिए बेरोजगारी के संदर्भ में समीक्षा 2 तरह से बात करती है। एक तो ये कहती है कि निजी निवेश की ज़रूरत है और निजी निवेश अगर नहीं आया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। दूसरी तरफ वो रोजगार में, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में अंतर की बात करती है। और रिक बताती है कि भारत में रिकॉर्ड बेरोजगारी है। भारत में आने वाले समय में अगले 10 साल में भारत को अपनी तेज विकास दर के साथ रोजगारों का सृजन लगातार बढ़ाना होगा। और तीसरी जगह वो टच करती है, वो छोटे उद्योग हैं। घूमकर वापस लंबे समय बाद कारपोरेट से ऐसा लगता है जैसे सरकार में कारपोरेट से एक हद तक निराशा सी दिख रही है समीक्षा के अंदर कि तमाम कोशिश कर लिया, मान नहीं रहे, पैसा नहीं लगा रहे। हम आपको विस्तार से इकोनॉमिका में बता चुके हैं कि कंपनियों के मुनाफे कितने, वो बाजार से कितनी चीज़ें किस तरह से शेयर बाजार में तेज़ी के दौरान अपनी इक्विटी डाइवेस्ट कर रहे हैं। और इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, मतलब ये शब्द इस्तेमाल किया है इकोनॉमिक सर्वे ने, अंग्रेजी में जो मैं पढ़ता हूँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द रियल बॉटम लाइन फॉर प्राइवेट सेक्टर। ये लाइन कहते हैं कि आपका असली मुनाफा ही यही है
कि आप कितने रोजगार नौकरियां दे देते रहे हैं। हैं। इतना खुलकर सर्वे ने रोजगार की चिंता को प्रोत्साहित किया है, लेकिन कोई समाधान नहीं है। आंकड़े बहुत सारे हैं जिनको हम अलग अलग चर्चा कर सकते हैं। बेरोजगारी के लिए ये बात इसलिए कहा गया है कि एमएसएमई सेक्टर को लेकर फिर से नए सिरे से कोशिश करनी चाहिए। ये भी एक वास्तविकता का स्वीकार है और इसमें भी रोजगार की झलक दिखाई देती है। शुभ हमने बताया था कि असंगठित क्षेत्र में नौकरियां तेजी से घटी हैं। कोविड के पहले से ही एमएसएमई सेक्टर की बुरी हालत थी और अब तो और ज़्यादा बुरी हालत है, नौकरियां नहीं आ रही। तो ये कहा गया कि एसएमई सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाए, नए सिरे से कोशिशें की जाए, यानी जो सरकार अपने पिछले कार्यकाल में बड़े उद्योगों से पूंजी निवेश की उम्मीद कर रही थी वो घूमकर एमएसएमईज की तरफ आई है। हो सकता है छोटे उद्योगों के लिए इस बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं फिर की जाए, वो क्या हो सकती है पता नहीं, लेकिन समीक्षा कहती है कि इसे छोटे उद्योगों के लिए डीरेगुलेशन की, उन्हें लाइसेंस परमिट राज से, इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने की बड़े पैमाने पर जरूरत है। सर, गठबंधन सरकार का जैसे कल पहला बजट आएगा काफ़ी लंबे समय बाद, 10 साल बाद, ऐसे ही आज पहली आर्थिक समीक्षा आई। गठबंधन सरकार पर कुछ बोलती दिखी है समीक्षा? बड़ी दिलचस्प बात है। ये समीक्षा एक दिलचस्प बात कहती है कि अब नीचे से शुरू करना होगा, बॉटम अप अप्रोच शुरू करना होगा। और बॉटम अप अप्रोच में हालांकि उसे विस्तार से समझाया नहीं गया, लेकिन इस समीक्षा के आधे के हिस्से में जो मीडियम टर्म प्लान है उसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार को आने वाली नीतियों में को अब राज्यों पर फोकस करना होगा। यह गठबंधन सरकार की राजनीति का स्पष्ट रूप से असर है। इससे पहले की समीक्षाओं में हमने राज्यों को एम्पावर करने के लिए उनको इतनी ताकत देने की बातें नहीं सुनी थी। इस रोशनी में आप ये भी देख सकते हैं कि आने वाले वित्त आयोग की रिपोर्ट पर भी कुछ इसकी झलक दिखाई देगी और शायद वित्त आयोग राज्यों को ज़्यादा संसाधन देने की बात करेगा। तो अब यह कहा गया है कि नीचे से अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी की कोशिश की जाए, क्योंकि ऊपर रियायतें देकर देख लिया गया, नतीजे नहीं आए। और एक और बात यह समीक्षा कहती है कि भारत में विकास की दर को बनाए रखने के लिए और चलाए और दौड़ाने के लिए एक त्रिपक्षीय सहमति की जरूरत है। उस त्रिपक्षीय सहमति में निजी क्षेत्र को भी शामिल होना चाहिए, राज्य सरकारों को भी शामिल होना चाहिए और केंद्र सरकार को भी शामिल होना चाहिए। तो राज्य सरकारें अब चर्चा की इकोनॉमिक योजना की मुख्य धारा में लौटती दिख रही हैं, कम से कम आर्थिक समीक्षा के लिहाज से भी। और यहीं हम मोटा आंकड़ा भी पकड़ते चलें कि समीक्षा ये कह रही कि इस साल 8.2% की आर्थिक विकास दर रही थी, पर अगले साल 6.5 से 7% की आर्थिक विकास दर रहने की संभावना है। तो ये और भी अगर हम मौद्रिक भाषा का इस्तेमाल करें तो ये स्टांस है, जो नज़रिया है आर्थिक नीतियों का, उसमें ये दूसरा बड़ा बदलाव दिखता है स्वीकार्यता की दृष्टि से कि वास्तविकताएं कैसे स्वीकार की जाएं और किन्हें स्टेक होल्डर बनाया जाए। एक और चीज़ सर, विदेशी निवेशकों के निवेश को लेकर सर्वे चिंता दिखा रहा है, क्या चिंता है? ये दिलचस्प है। आमतौर पर इस तरह से खुलकर विदेशी निवेश पर टिप्पणी नहीं की जाती, बल्कि आर्थिक समीक्षा एफडीआई को लेकर उत्साहित दिखती है। लेकिन एक बात आर्थिक समीक्षा ने कही है कि विदेशी निवेश को हमें हल्के में नहीं लेना होगा। हमें ओवरसीज इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी होगी। ये कहाँ से निकला? ये निकला है पिछले 1 साल 1.5 साल में भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली से। चुनाव से पहले भी बिकवाली हुई, हमने देखा, उसके बाद भी विदेशी निवेशक बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। इसे लेकर कहीं ना कहीं एक खास किस्म की चिंता दिखती है और इसलिए समीक्षा एक कह रही है कि दुनिया के बाज़ारों में ब्याज दरें भी ऊंची हैं, जिसका भी असर निवेशकों के सेंटीमेंट पर दिख रहा है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों की रुचि बनी रहे, इसके लिए पर्याप्त उपाय करने होंगे। इस बीच बजट से ठीक पहले एक और चीज़ पर जो चिंता है या जो समस्या सामने आ रही है वो है बचत को लेकर। जी हाँ, बचत को लेकर रेगुलेटर्स में, सरकार में कई मोर्चों पर आप देखिए, कई हलकों से आप देखिए तो चिंता के स्वर निकल रहे हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट ऐसे समय में आ रहा है जब बैंक डिपॉजिट की कमी से जूझ रहे हैं और जो निवेश बैंकों में जाता था वह निवेश अब दूसरे विकल्प यानी म्यूचुअल फंड, पीएमएस और वैकल्पिक निवेश फंड में जा रहा है। घटते डिपॉजिट को देखते हुए कई बैंकों की तरफ से सरकार पर दबाव बनाया गया है कि डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए कदम उठाइए। ऐसे में संभावना है कि वित्त मंत्री इसको लेकर बजट में कोई घोषणा कर सकती हैं। इधर बजट से ठीक पहले शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच ने यह कहा है कि एक फ्यूचर एंड ऑप्शन की बढ़ती ट्रेडिंग को लेकर बड़ी चिंता है। बचत का पैसा, निवेश का पैसा दरअसल यहां जा रहा है। यहां तक कहा गया है कि फ्यूचर और ऑप्शन की बढ़ती ट्रेडिंग अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए खतरा पैदा कर सकती है। जी हाँ, इससे पहले आरबीआई गवर्नर का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो निवेश है, जो बचत थी, वो अब चैनलाइज हो रही है म्यूचुअल फंड्स की ओर। सर, बैंकों में जमा रोकने के लिए बजट क्या कर सकता है?
अब हम आ गए हैं बजट के पहले की सबसे बड़ी बहस पर, और बजट की पहले की इस बार की बहस खासी दिलचस्प है। पिछले सालों में बजट को लेकर जो टैक्स को लेकर अनुमान लगाए जाते थे वो आमतौर पर सिर्फ अनुमान या उम्मीदें या खुशफहमी या ख्याल होते थे, पर अब यहाँ कुछ बड़े मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो टैक्सेशन की पॉलिसी को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए इस बार बजट पर निगाहें टैक्स को लेकर रहेंगी, तथ्यगत रूप से रहेंगी। वित्त मंत्री को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए दिखना या करना पड़ेगा। टैक्स लगाएं या टैक्स में रियायत दें, इन दो दुविधा के बीच में फंसा हुआ बजट है, और हम दोनों को समझते हैं सेबी चीफ और आरबीआई गवर्नर के बयानों के संदर्भ में। एक तो सेबी चीफ और आरबीआई गवर्नर दो अलग अलग तरीके की भाषा बोल रहे हैं। एक कह रहे हैं लोगों की बचतें एफएनडो में जा रही हैं, दूसरे कह रहे हैं लोगों की बचतें जा रही हैं म्यूचुअल फंड में। दुविधा यह है कि भारत के बैंक दशकों में पहली बार डिपॉजिट्स की सबसे भयानक कमी से जूझ रहे हैं। करीब करीब डिकेड्स में पहली बार ऐसा हुआ है जब बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इतने खराब हैं, उन्हें कर्ज भी देना पड़ रहा और उनके पास डिपॉजिट्स नहीं है। किस्सा पुराना है, हम आपको बताते रहे। भारत के कुछ बड़े निजी बैंकों को तो अपने लोन बेचने पड़ रहे हैं क्योंकि इनकी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की ग्रोथ खराब है। आरबीआई गवर्नर ने बहुत खुलकर कहा कि बैंकों में अब रिटर्न नहीं है, इसलिए बचते म्यूचुअल फंड की तरफ जा रही हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए जा रही हैं। यह संकेत क्या है? अब यहां से वित्त मंत्री की दुविधा शुरू होती है, या तो उन्हें बैंकों को पूंजी देनी होगी या बैंकों में डिपॉजिटर्स का डिपॉजिट रोकने के कुछ उपाय करने होंगे। इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं बजट से पहले, हालांकि बजट तैयार है, छप चुका होगा, कल संसद पहुंचेगा, लेकिन इस बात की संभावना जाहिर की जा रही है कि वित्त मंत्री बैंकों और छोटी बचत स्कीमों में बचतों को रोकने के लिए कोई नए उपाय टैक्स की तरफ से घोषित कर सकती हैं, जिसमें कि बैंकों में लंबी अवधि तक की एफडी पर टैक्स की छूट बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। इससे बैंकों को थोड़ी सी राहत मिलेगी, उन्हें लंबे समय के लिए बचते रोकने में मदद मिलेगी। एक ये संभावना है। दूसरी संभावना इसकी बिल्कुल उल्टी है, जो ये माना जा रहा है कि वित्त मंत्री म्यूचुअल फंड्स पर या बाजार पर किसी तरीके के नए टैक्सेशन की बात कर सकती हैं। हालांकि इसकी संभावना सीमित है, पर बाजार इसको लेके भी सशंकित और आशंकित है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बड़ा निवेश हो रहा है और वहाँ निवेश बढ़ने की वजह से बैंकों को चुनौती दिखाई दे रही है। अब चुनना वित्त मंत्री को यह है कि अगर वो म्यूचुअल फंड्स पर किसी टैक्स ढांचे में बदलाव करती हैं तो बाजार का सेंटीमेंट कल बुरी तरह बिगड़ेगा, बाजार गिरेगा। वैसे भी बाजार कई चीज़ों को लेकर दबाव में है बजट को लेकर। हाँ, लेकिन अगर वो बैंकों के साइड से थोड़ी बढ़ोतरी करती हैं या थोड़ी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की सिफारिश करती हैं तो शायद छोटे निवेशक या बैंकों में बचत रखने वाले लोगों को थोड़ी राहत महसूस होगी। सर, शेयर बाजार को भी फिर इस चीज़ को लेकर दुविधा होगी, क्योंकि अगर आप सेविंग्स को रोकेंगे, बढ़ावा देंगे तो वो निवेश कहीं तो सिकुड़ेगा, तो शेयर बाजार क्या इसीलिए चिंतित हैं? हाँ, शेयर बाजार की दृष्टि से बजट में दो ऐसे चिंताजनक प्रस्ताव हैं जो वित्त मंत्री नहीं करेंगे। शेयर बाजार के निवेशकों का कहना है कि वित्त मंत्री कुछ ना करें, कुछ नया ना करें, ऐसा ना करें जिससे बाजार का सेंटीमेंट खराब हो। दुविधा यह है वित्त मंत्री की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत सारे ऐसे पहलू बता रहा है, जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं रोजगार के या महंगाई के या लोगों या इनकम के, वो भी अच्छे नहीं हैं। शेयर बाजार ही एक चलती हुई अच्छी कहानी है जो रिकॉर्ड तेजी पर बनी हुई और जो अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सेंटीमेंट को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा आर्थिक विकास दर है, पर आर्थिक विकास दर जमीन पर आय बढ़ने में उसका असर नहीं दिखाई देता। वित्त मंत्री को दो चुनौतियों का सामना करना है। शेयर बाजार में निवेश जिस तरह से बढ़ा है उसमें जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनका बड़ा निवेश बाजार में हो रहा है, और जिस फ्यूचर और ऑप्शन में हमें जिस स्पेकुलेशन की या जिस सट्टेबाजी की शिकायत सेबी चीफ कर रही हैं, वहाँ भी टैक्स के जरिए कुछ किए जाने की जरूरत है, क्योंकि सेबी चीफ की सिफारिशों से, उनकी चेतावनियों से, उनकी रिपोर्ट से तो कुछ हुआ नहीं है। तो वो भी एक तरफ से वित्त मंत्री को ये जो स्पेकुलेटिव ट्रेड है इसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं कुछ करना होगा। तो हो सकता है, जिसकी चर्चा पहले भी की जा रही है कि इनकम टैक्स कानून में बदलाव करके फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक अलग से कैटेगरी डाल दी जाए, जिसमें इसके ऊपर टैक्सेशन की व्यवस्था बदली जाए। इसके अलावा वित्त मंत्री पर इस बात का भी दबाव है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो बड़ी पूंजी बाजार में लगा रहे हैं और उनके कारण बाजार में बबल बनते हैं, उसे रोकने के लिए भी कुछ किया जाए। और इसी वजह से शेयर बाजार सशंकित और आशंकित है इस बात को लेकर कि शायद ऐसा कुछ अगर हुआ तो बाजार के मिजाज में, सेंटीमेंट में बदलाव होगा। सर, तो फिर आपको क्या लग रहा है, हालांकि बजट से पहले बजट प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर भी आपको क्या लगता है कि वित्त मंत्री, ये सारी चीज़ें अब टेबल पर आ गई हैं, आर्थिक समीक्षा भी है, सब कुछ है,
किस ओर जाती दिखेगी ये सरकार या वित्त मंत्री, किस ओर जाती दिखेंगी? शुभम, जीती हुई सरकार अपना बजट पेश कर रही है। दस्तूर किसी बड़ी रियायत देने का नहीं है, पर वित्त मंत्री के हाथ एक और जगह बंद है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बजट में जो अंतरिम बजट की जो ट्रेजेक्टरी थी, जो 4-5 बड़े लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों को जस का तस रखा जाएगा। वो कौन से लक्ष्य थे? जितना खर्च अंतरिम बजट में तय किया गया था उसमें कोई बड़ी बढ़ोतरी सरकार नहीं करेगी कि किसी को फॉलो करेगी। अगले साल बजट आएगा तब उसमें देखा जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्सिडी के बिल में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी, वहीं इसको स्थिर रखा जाएगा। तीसरा है कि बाकी और भी जो प्रमुख स्कीमें हैं उनको यथास्थिति तौर पर चलने दिया जाएगा। वित्त मंत्री की मेज पर अब इस समय जो चिंता की सबसे बड़ी फाइल है वो है विदेशी निवेशक, खासतौर से भारत के सरकार के बॉन्ड में पैसा डालने वाले लोग। और इसलिए जो बदलाव जहां इस बजट में दिखेगा वो ये होगा कि वित्त मंत्री शायद शेयर बाजार को सताए बगैर बॉन्ड बाजार की सूरत ठीक करने की कोशिश करेंगी। और इसलिए वो 2 ऐसे काम कर सकती हैं जिससे शेयर बाजार को भी परोक्ष रूप से मदद मिलेगी और बॉन्ड मार्केट को भी थोड़ी सहायता मिलेगी। एक ये कि अगर वित्त मंत्री सरकार के कर्ज का लक्ष्य और घटा देती हैं आने वाले समय में जो इसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है कि उसमें थोड़ी सी भी कमी होती है, तो ये बॉन्ड बाजार के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि इससे बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, यील्ड्स पर प्रेशर कम होगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं करती, उसको यथास्थिति 4.5% के आसपास रखती हैं, तो भी ये बॉन्ड निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर होगी। हमने आपको बताया भी था कि वित्त मंत्री का अब सबसे बड़ा लक्ष्य होगा कि भारत की साख को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की निगाह में बेहतर किया जाए, क्योंकि सरकार के पास अब $1 बिलियन का निवेश सरकारी बॉन्डों में विदेशी निवेशकों से होकर आ चुका है। ऐसी स्थिति में उन्हें खर्च बढ़ाने की कोई बहुत बड़ा विकल्प इस बजट में नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चुनौती जो उन्हें तात्कालिक तौर पर एड्रेस करनी पड़ेगी वो बचतों की या बैंकों में जमा की चुनौती, जिसके बारे में हमने बात की है। तो मूलतः ये अंतरिम बजट के मुख्य लक्ष्यों को यथास्थिति के तौर पर लेकर जाएगा और थोड़ी लॉन्ग टर्म लक्ष्य की बातें करेगा, जो अगले 4-5 साल में जिनके लक्ष्य रखे जाएंगे। कल पूरे दिन, आज तो आपने आर्थिक समीक्षा का विश्लेषण सुना, कल पूरे दिन आपको बजट की हर घोषणा, हर बारीक बात को हम पूरे दिन समझाएंगे, पूरी टीम मनी 9 की। और इसके साथ साथ हमारे साथ होंगे पूरे दिन देश के तमाम बड़े दिग्गज। शेयर बाजार पर कैसा होगा बजट का असर? बजट में टैक्स छूट बढ़ेगी या इनकम पर कैंची चलेगी? बचत, बीमा और निवेश के लिए कैसा होगा इस बार का बजट? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, किस पर होगा ज्यादा फोकस? और सबसे जरूरी बात, क्या सुस्त पड़ी खपत को रफ्तार दे पाएगा ये बजट? सवाल अनेक, जवाब एक। बजट का दिन सिर्फ मनी 9 के साथ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। सोमवार को केंद्र सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को नकार दिया। संसद सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान बिहार के राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार से राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग रखी थी। जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र सरकार के स्पेशल स्टेटस की मांग की थी। सर, इस घोषणा को कैसे समझा जाए सरकार की? ये भी इस गठबंधन सरकार की तरफ से बजट की रोशनी में महत्वपूर्ण घोषणा है। सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। विशेष राज्य का दर्जा देना सरकार के लिए पेचीदा काम है, खासतौर पर मुख्य धारा के मैदानी राज्य को किसी को, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा आमतौर पर प्राकृतिक रूप से चुनौती वाले राज्यों को, पर्वतीय राज्यों को दिया जाता है। अब यहाँ से गठबंधन के दबाव का पहला असर शुरू होगा। बजट से पहले इस घोषणा करते हुए सरकार ने संकेत दे दिया कि कोई बड़ा आवंटन बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर नहीं किया जाएगा। हमें लगता है कि सरकार इस पूरे मामले को वित्त आयोग को सौंपने की कोशिश करेगी। वित्त आयोग की बैठकें चल रही हैं और अगले साल उसकी फिनांस कमीशन की रिपोर्ट आएगी, जिसमें ये चर्चा देखी जाएगी। लेकिन ये राजनीतिक रूप से ये दो टूक फैसला, सरकार की तरफ से घोषणा गठबंधन सरकार के लिए चुनौती बनेगी। आगे बढ़ते हैं अब झटपट खबरों की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अब राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए। डेमोक्रेटिक पार्टी के भारी दबाव के बाद बाइडेन ने 2024 में राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अब नई उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस होंगी। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब उनका मुकाबला होगा। अमेजन इंडिया आईपीओ की तैयारी में जुटी स्विगी की क्विक कॉमर्स यूनिट इंस्टामार्ट में निवेश करने के लिए बातचीत कर रही है। स्विगी ने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा किए हैं। अमेजन इंडिया ने स्विगी के प्री आईपीओ अलॉटमेंट में हिस्सेदारी लेने या इंस्टामार्ट को खरीदने दोनों में रुचि दिखाई है। एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने इसकी सब्सिडरी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को शेयर बाजार में लिस्ट कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को IPO के जरिए शेयर बाजार में लिस्ट कराया जाएगा। HDBFS की पब्लिक लिस्टिंग का ये फैसला RBI के उस आदेश के बाद लिया गया जिसमें केंद्रीय बैंक ने बैंक से जुड़ी NBFC को अलग से लिस्ट कराना अनिवार्य किया था। सरप्लस स्टॉक और मजबूत खरीफ बुआई को देखते हुए सरकार चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध में कुछ ढील दे सकती है। सरकार का सरप्लस राइस स्टॉक वर्तमान में बफर लिमिट से 3.5 गुना ज़्यादा है। इस बारे में फैसला लेने के लिए जल्द ही मंत्री समूह की बैठक बुलाई जाएगी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? HDFC समूह की तरफ से एक नई कंपनी में निवेश का मौका मिलेगा। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज नॉन बैंकिंग NBFC कंपनी है और इसका का जो रेवेन्यू है वो करीब 14,000 करोड़ रुपए के आसपास है और पिछले साल का मुनाफा करीब 2460 करोड़ रुपए है। HDFC समूह की तरफ से IPO बाजार में ये बड़ी पहल होने वाली है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ। पूरे दिन सुबह 9:30 बजे से लगातार बजट पर विशेष कवरेज मनी 9 की। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कम्बोज लाल